मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। मेरे समय का गलत इस्तेमाल हुआ माँ, मेरे समय का गलत इस्तेमाल हुआ। ये फिल्म बहुत बुरी है माँ, ये फिल्म बहुत बुरी है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भाई ये फिल्म इतनी बुरी है, मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया। अन्ना मतलब सुनील शेट्टी की ये फिल्म जिसमें ईशा जोएल भी है, इतनी टट्टी और इतनी वाहियात फिल्म है कि मैं क्या बताऊं भाई। मुझे इतना गुस्सा आया फिल्म देखकर कि मैंने अमेजॉन मिनी अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। इतनी करप्ट फिल्म, मतलब कुछ कहानी में सेंस नहीं है, सीन में सेंस नहीं है, पूरा हॉच पॉच बना हुआ, कैरेक्टराइजेशन नहीं है। किसने बनाया है भाई? मैं तो कहता हूँ इस डायरेक्टर का हाथ काट दो कि ये दोबारा फिल्म ना बना पाए। देखिए एक करप्ट पॉलिसर है सुनील शेट्टी, जो कि खुद करप्ट है, ड्रग भी करता है और विलन भी ड्रग करता है। इसमें सारे लोग ड्रग कर रहे हैं, तो सारे नेगेटिव कैरेक्टर हैं, सारे के सारे नेगेटिव कैरेक्टर हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर है ही नहीं। सुनील शेट्टी की जो वाइफ है वो भी किसी और के साथ सो रही है। भाई एक भी पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। किसने कहानी बनी है भाई, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, किसने लिखी है इस कहानी को? एक करप्ट ऑफिसर है, उसका काम क्या है कि लोगों से पैसे लेता है और मिसिंग पर्सन को ढूंढता है। इसी दौरान जब वो इसको एक असाइनमेंट मिलता है कि एक पर्सन को ढूंढना है, उसी में से किसी ने इनको प्लांट कर देता है। सुनील शेट्टी के पीछे पड़ जाता है कि मैं अब तुम्हें ढूंढूंगा और मारूंगा। तो यहाँ से कहानी पड़ती है कि कौन लोग उसको प्लान कर दिया। तो सीन ऐसा है कि वो घर में, सुनील शेट्टी घर में बैठा हुआ है और दो विलन उसको मारने के लिए आते हैं उसके घर में। एक पुलिस ऑफिसर के घर में मारने के लिए आते हैं और सुनील शेट्टी अपने डिफेंस में उन दोनों को मार देता है। और भाई अब उससे हो गई है मर्डर सुनील शेट्टी से। अब वो वहां से भागना चालू करता है, वो ओरिजिनल पुलिस उससे पीछा करना चालू करती है। कितना इलॉजिकल सीन है भाई। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने घर में है, अगर कोई उसको दो मारने आएगा तो ये तो भाई पुलिस ऑफिसर उसको मारेगा ही, डिफेंस वाली बात है। तो वो पुलिस से भागेगा क्यों? वो तो सेल्फ डिफेंस है कोई भी। और सीन में ऑलरेडी पहले दिखा चुका है कि सुनील शेट्टी ने मर्डर किया हुआ, वहां पे वो नहीं फंसा और घर में कोई उसको मारने के लिए आ गया तो वो फंस गया। कितना इलॉजिकल सीन है। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। वो उससे भागना चालू करता है तो मालूम पड़ता है कि वो फिर टकराता है ईशा जोएल से, जो कि एक जर्नलिस्ट है। तो जर्नलिस्ट और सुनील शेट्टी दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे कि कौन इसको प्लान कर रहा है, इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से कहानी आगे बढ़ रही है और 8 एपिसोड में है। और 8 एपिसोड में जो नाम है उसका आप देखेंगे तो हर एक गाने पे इसका नाम है। जैसे कि पहला एपिसोड का नाम है रंग बरसे। और चूंकि ये एक्शन फिल्म है तो हर एपिसोड में एक एक्शन सीक्वेंस है और एक्शन सीक्वेंस के बैकग्राउंड में पुराने गाने को बजाया जा रहा है। तो जैसे पहले एपिसोड की बात करें तो पहला फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस में पीछे गाना बज रहा है और रंग बरस भीगे चुनर वाली रंग बरस। भाई कुछ एपिसोड में जहां पे फाइट सीक्वेंस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक तो मैच कर रहा है, लेकिन कुछ एपिसोड में जो पुराने गाने डाले गए वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरे सीक्वेंस की बात करें तो इसी तरह से, चूंकि ये फाइट जो फिल्म है पूरी एक्शन फिल्म है, तो एक्शन फिल्म होने की वजह से यहाँ पे कुछ एक्शन सीन तो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ एक्शन सीन मुझे बहुत बुरे लगे। लगता था कि विदाउट एक्शन डायरेक्टर शूट किया गया है भाई। एक्शन डायरेक्टर के कुछ पैसे ले लेते। फिर मैंने सोचा कि भाई ये अमेजॉन प्राइम तो नहीं है, अमेजॉन मिनी है, मतलब होपफुली तो इसका बजट बहुत टाइट होगा या बजट इस फिल्म का बहुत कम होगा। लेकिन लिमिटेड बजट में इन्होंने ठीक ठाक एक्शन कर लिया है। जब मैं सुनील शेट्टी को एक्शन करते हुए देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 90s में सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्म आया करती थी, तो वो मुझे वो सीन याद आ गया। इवन जब जहां पे अपनी फिल्म एंड हो रही है 8वें एपिसोड में सुनील शेट्टी एक साथ 100 लोगों को मार डालता है, वो भी सिर्फ 2 हथौड़ी से 100 लोगों को मारता है। तो ये सीन देख करके मुझे जॉन विक का याद आ गया। जॉन विक में भी ऐसे ही वो बंदा इकलौता लंबे बाल के साथ 100 लोगों को मार देता है बस हाथ से, हैंड कॉम्बैट से। और यही सीन मुझे यहाँ भी नहीं, मुझे सुनील शेट्टी की 80s की एक सीन याद आ गई जहां पे वो अकेला अपने जख्म पे मिर्ची लगा देता है और 100 लोगों को अकेला मार मार के भगा देता है। तो मुझे वो सीन याद आ गया था 80s का सुनील शेट्टी का एक्शन फिल्म। वो भी फिल्म बहुत मस्त थी। बहरहाल सुनील शेट्टी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी आगे क्या होता है कि कहानी आगे क्या होता है मुझे खुद याद नहीं आ रहा भाई। कहानी कुछ हो तब तो मैं बताऊं, कहानी कुछ नहीं है भाई। ये फिल्म बिल्कुल मत देखना। अगर तुम्हारा कोई जाति दुश्मन है तो उसको ये लिंक भेजो और बोलो ये फिल्म देखने की, या उसको बिठाओ साथ में और वो फिल्म दिखाओगे तुम्हारा कोई दुश्मन। इतनी बुरी फिल्म है भाई। मैं सोचता हूँ कि कैरेक्टराइजेशन नहीं है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। जो अपना कैरेक्टर है उसका कोई एम्बिशन नहीं है कि जनरली आप किसी फिल्म में देखोगे तो कैरेक्टर का एम्बिशन होता है कि विलन से लड़ना है या अपने बेटी के लिए लड़ना है या फिर अपने फादर का ट्रीटमेंट के लिए करना है या कुछ अचीव करना है, कुछ गोल है। इसका कोई गोल ही नहीं है अपने एक्टर का और खुद में इतना नेगेटिव कैरेक्टर है इसमें, तो आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और दूसरा मुझे ऐसा लगा कि सुनील शेट्टी की जो एक्टिंग है वो ठीक है, एक्शन कर ले, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है। ऐसा लग रहा था कि भाई थके हार होकर के सीन शूट कर रहे हैं, मन नहीं है क्या उस बंदे का शूट करने का। बस लग रहा था कि बस पैसे लिए हैं तो बस मुझे एक्टिंग करनी है इस वजह से। और भाई ईशा देओल इस सीरीज
सीरीज में क्या कर रहे हैं, इसका सवाल तो धर्मेंद्र जी से पूछना पड़ेगा। और भाई इतनी वर्स्ट एंट्री ईशा तोहिल की जो एंट्री हुई सीरीज में, इससे बुरी एंट्री किसी भी हीरोइन की नहीं हो सकती फिल्म में। बहुत बुरी एंट्री। और टोटल 4 सीन है इसके, और चारों सीन में उसने टट्टी एक्टिंग की है, बहुत बेकार एक्टिंग। क्यों कास्ट किया गया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सुनील शेट्टी के हंटर सीरीज का अगर एपिसोडिक लेंथ काउंट करोगे तो आप देखोगे कि 8 एपिसोड है, लेकिन पहला एपिसोड और आखिरी एपिसोड पौने घंटे के हैं, और बीच के एपिसोड तो आधे घंटे के हैं, और 1-2 एपिसोड तो 20 मिनट के। भाई एपिसोडिक लेंथ भी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। भाई स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम है। स्टोरी को ऐसा डिवाइड करना चाहिए था कि इक्वली लेंथ आए और एक प्रॉपर एंडिंग हो। उस पर कोई काम नहीं किया है स्टोरी पे। भाई इसके जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत ही अनसेंसिबल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत इमेच्योर डायरेक्टर इस फिल्म को बना रहे हैं। हाँ, लेकिन एक पॉइंट मुझे बहुत सही लगी कि लोकेशंस जो उसके बनाए हुए हैं, चाहे सुनील शेट्टी का जो घर है या उसके बेटी का जो घर बनाया, वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो कमर्शियल या जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ना लोग, वो लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं क्या, सब कुछ खूबसूरत तो कर रहे हैं, लेकिन कहानी कनेक्ट नहीं हो रही है। जब हंटर की सीरीज आप देखोगे तो लगेगा कि बीच बीच में सुनील शेट्टी वॉइस ओवर दे रहा है। ये वॉइस ओवर क्यों दे रहा है, किसको दे रहा है, कोई सेंस नहीं बनता। बस फिल्म चल रही है, अचानक से वॉइस ओवर चालू हो गया। भाई वॉइस ओवर क्यों होता है? वॉइस ओवर का एक रीजन होता है कि हमको अगर सीन को आगे बढ़ाना है, कहानी को आगे बढ़ाना है, या फिर कोई वक्ता है जो कहानी कह रहा है किसी को या ऑडियंस को कह रहा है, तब वॉइस ओवर यूज करते हैं। भाई अननोइंगली बस वॉइस ओवर डाल दिए कहानी, कोई सेंस ही नहीं बनता इसका। सुनील शेट्टी के हंटर सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे वर्स्ट चीज है इसमें कैरेक्टराइजेशन। कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर इवन सारे कैरेक्टर की बात करें, मेन सुनील शेट्टी अन्ना की बात करूं, या फिर मैं ईशा तोहिल की बात करूं, या फिर जो विलन्स हैं, जो कैरेक्टर में है वो उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा है। कैरेक्टराइजेशन ठीक से बनाया हुआ नहीं है। विलन है, कभी वो हीरो हो जा रहा है, जो हीरो है वो विलन हो जा रहा है। जो कैरेक्टर जिस तरीके से उसको बनाया उसका उस तरह से कॉस्ट्यूम नहीं है, वो उस तरीके से डायलॉग नहीं बोले, तो कैरेक्टराइजेशन बहुत वीक है इस सीरीज का। चलिए भाई, बुराई तो बहुत हो गई, कुछ अच्छा ही बात कर लेते। भाई इसमें एक वॉइस ओवर जो आया था सुनील शेट्टी का, वो सिर्फ मैं डायलॉग की बात कर रहा हूँ, वॉइस ओवर की नहीं बात करी। जो वॉइस ओवर में जो वर्ड्स लिखे हुए तो वो मुझे बहुत सही लगा कि जब बॉम्बे में बारिश होती है तो ऐसा बारिश को लगता है कि मैं बॉम्बे को साफ कर दूंगा, लेकिन बारिश होने की वजह से बॉम्बे का कचरा और निकल के सामने आ जाता है। मुझे ये वॉइस ओवर का जो सेंस है, इसका जो मीनिंग है, मुझे बहुत सही लगा। और दूसरा मुझे लगा कि जब एपिसोड आप देखना चालू करोगे तो फर्स्ट एपिसोड से जो कहानी स्लो चल रही है, बहुत ड्रैग हो रही है कहानी, चल रही है, लेकिन आखिरी के 2 एपिसोड में कहानी थोड़ी फास्ट भागने लगती है और आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट एंड में आते आते जो एक बेहतरीन ट्विस्ट के साथ कहानी एंड होती है, वो मुझे बहुत सही लगता है। और मैं आपको स्पॉइलर दे रहा हूं कि यहाँ पे एंट्री होती है अपने जग्गू दादा, मतलब जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म एंड होती है। वैसे मैं कहानी की बात करूं, आपको रिकमेंड करने की बात करूं, तो इस फिल्म को मत देखो यार। मैं तो इतना टॉर्चर हुआ सीरीज देख के, भाई बढ़ा के देख रहा हूं, फिर भी खत्म नहीं हो रही है। चूंकि रिव्यू देना था तो मैं चाहता हूं कि चलो देख लेता हूं, लेकिन मैंने पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के पूरी सीरीज को देखा, और लास्ट में इतना गुस्सा आया ना मुझे कि मैंने अमेज़न मिनी को डिलीट कर दिया अपने फोन से। भाई ये तो था मेरा रिव्यू इस फिल्म का, इस सीरीज का। अगर आपको मेरे वर्ड से बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। चलिए हो गया, काटो, कट। लाइट ऑफ कीजिए सब, कंप्यूटर ऑन कीजिए, मेरा लैपटॉप से फुटेज लीजिए फटाफट, टाइम नहीं है, करना है।